नमस्कार साथियों, मैं विजय व्यास एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, पिछले वीडियो में अपन ने पृथ्वी के भूगर्भीय प्लेटों की गति के बारे में पढ़ा था। ये भूगर्भीय प्लेटें वर्तीय गति करते हैं और वर्तीय गति करने के साथ साथ इसमें दो प्रकार के बल लगे थे, जिसमें अपन ने एक बल को पढ़ लिया था जिसका नाम था अंतर्जनित बल। आज अपन दूसरे बल को लेते हैं जिसका नाम है बहिर्जनित बल। बहिर्जनित बल से क्या परिवर्तन होता है? बहिर्जनित बल से पृथ्वी की स्थलाकृति का मतलब है जो भूदर्शी अपन देख रहे हैं उसमें परिवर्तन आता है। देखो, इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये अपन ने बात की थी अपनी पृथ्वी है सेकेंद्रित परतें, इसके अंदर सेकेंद्रित परतें ये क्या होती है? जैसे प्याज के अंदर परतें होती है वैसे इसके अंदर परतें हैं, जिसे अपन ने सेकेंद्रित परतें की थी। यहाँ पर ये थी प्लेटें, ये क्या कर रही थी? गति कर रही थी। किस कारण गति कर रही थी? आंतरिक रूप से जो मैग्मा है वो वर्तीय गति करता है, तो ये भी गति कर रही थी। ये अपन ने पढ़ा था। तो इसमें दो प्रकार के बल लगते हैं, अंतर्जनित बल, आंतरिक रूप से परिवर्तन आ रहा था। आज अपन कर रहे हैं बहिर्जनित बल की। बहिर्जनित बल नाम से ही देखो पता चल रहा है, बहिर्जनित बल, कुछ बाहर परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होता है? मुख्य स्थलाकृति में परिवर्तन। मुख्य स्थलाकृति में परिवर्तन का तात्पर्य क्या है? जो अपन भूदर्श से देख पा रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। ये क्या होता है? बहिर्जनित बल से होता है। और अगर आपको पूछ लिया जाए मुख्य स्थलाकृतियों में परिवर्तन किसके कारण होता है, जो स्थलाकृतियां हैं उसमें परिवर्तन किसके द्वारा होता है? एक तो होता है अपक्षय से। अपक्षय का मतलब क्या होता है? सतह का दो भागों में टूटना। और दूसरा होता है अपर्दन से। अपर्दन क्या होता है? एक चट्टान है, वहां पर धीरे धीरे किन्हीं कारणों से, अभी कारण कुछ भी हो सकते हैं, चाहे पानी जो जल है या नदी का बहता पानी है झरने के द्वारा नीचे गिर रहा है तो यहाँ से चट्टान का थोड़ा सा भाग टूट रहा है, मिट्टी के रूप में टूट रहा है, या अपन ये कह सकते हैं हिमनद है, यानी जो हिमानियां है या हिमानियों को अपन ये कह सकते हैं जो बर्फ की नदियां हैं वहां से भी कुछ ना कुछ मिट्टी के रूप में चट्टान टूट कर आती है। या अपन ये कह सकते हैं पवन से भी अपर्दन होता है। इनसे क्या होता है? चट्टान का कुछ भाग छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में टूट कर गिरता रहता है, इसे अपर्दन कहते हैं। तो मुख्य स्थलाकृति में परिवर्तन किसके कारण आता है? सबसे पहले आता है अपक्षय से और दूसरा आता है अपर्दन से। ये दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। अब देखो, अपक्षय से भी टूटता है, दो भागों में टूट गया है, लेकिन यहाँ पर खंड बड़े होते हैं इसलिए क्या करते हैं? वो टूटकर उसी स्थान पर रह जाते हैं। लेकिन अपर्दन में तो खंड छोटे छोटे होते हैं। वो क्या करते हैं? अगर पानी आ रहा है, पानी से बहता हुआ पानी है, अगर किसी चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े कर रहा है, वो अपने उस मिट्टी को साथ में लेकर जाता है और कहीं पर जमा देता है, जिसे अपन क्या कह देते हैं? निक्षेपण। तो अपर्दन से आगे की क्रिया क्या हो जाएगी? निक्षेपण हो जाएगी। निक्षेपण से क्या होगा? स्थलाकृतियों का निर्माण, यानी निक्षेपण से क्या होगा? नई स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाएगा। नई स्थलाकृतियों का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। तो अपन ये सारी क्रियाएं किसके अंदर देखेंगे? बहिर्जनित बल के अंदर। तो चलिए आज अपन अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहिर्जनित बल, सबसे पहले बहिर्जनित बल से क्या परिवर्तन आता है? पृथ्वी की स्थलाकृति में परिवर्तन आता है। नंबर 2 या बी लगा देते हैं। बहिर्जनित बल से मुख्य परिवर्तन क्या आता है? पृथ्वी के स्थलाकृतियों में परिवर्तन। अगर आपको पूछ लिया जाए जो पृथ्वी का भूदर्शीय भाग है उसमें जो परिवर्तन आ रहा है, लगातार देख रहे हो उस परिवर्तन को, ये किससे आ रहा है? बहिर्जनित बल से आ रहा है। और जो पृथ्वी की मुख्य स्थलाकृति में परिवर्तन होता है वो किन किन कारणों से होता है? एक तो होता है अपक्षय से और दूसरा होता है आपके अपर्दन से। अपक्षय और अपर्दन से। अपक्षय किसे कहते हैं? अपक्षय पृथ्वी की सतह से सेलों का टूटना। पृथ्वी की सतह से सेलों का टूटना अपक्षय कहलाता है। अगर पृथ्वी की सतह से सेल टूट रही है तो अपक्षय कहेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर जो खंड बनेंगे क्या होंगे? बड़े होंगे, थोड़ी सी बड़ी मात्रा रहेगी। लेकिन अपर्दन किसे कहेंगे? अब देखो ये ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपर्दन ये इस अध्याय के अंदर, जल, पवन, हिमनद के द्वारा
सेल खंडों का छोटे छोटे खंडों में विभक्त होना अपर्दन कहलाता है। वापस देखो, जल, अब जल देखो दो प्रकार से, कौन कौन से, एक तो झरने से भी हो सकता है या नदी से भी हो सकता है, यानी बहते पानी से, पवन, हवा, हिमनद, जो जमी हुई बर्फ की नदियां हैं वहां से, के द्वारा सेल खंडों का छोटे छोटे खंडों में, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर विभक्त होना ही अपर्दन कहलाता है। चाहे जल से हो, चाहे पवन से हो, चाहे हिमनद से हो, अगर किसी सेल खंड छोटे छोटे खंडों के अंदर छोटे छोटे रेत के कणों में विभक्त हो जाता है, उसे अपन क्या कहेंगे? अपर्दन कहेंगे। चाहे रेत जमी हुई है और हवा के द्वारा वो रेत क्या हो रही है, एक जगह से दूसरे स्थान पर जा रही है, तो भी उसे अपन क्या कहेंगे? अपर्दन कहेंगे। तो ये हो गए दोनों। एक बार वापस देख लेते हैं। बहिर्जनित बल से पृथ्वी के स्थलाकृतियों में परिवर्तन आता है। पृथ्वी के स्थलाकृतियों में परिवर्तन के दो कारण है, अपक्षय व अपर्दन। अपक्षय से क्या होता है? पृथ्वी की सतह होती है वो सेलों के अंदर टूटती है, यानी बड़े भाग टूटते हैं। और अपर्दन के अंदर क्या होता है? जल, पवन, हिमनद। जल का मतलब हो गया अपने, चाहे नदी के जल से हो, चाहे झरने के जल से हो। पवन, हिमनद, पवन का मतलब हो गया हवा। हिमनद के द्वारा सेल खंडों का छोटे छोटे खंडों में विभक्त होना ही अपर्दन कहलाता है। यहां तक बात आ गई समझ में। अब देखो आगे, ये जो अपर्दन होता है, अपर्दन जो अपर्दित पदार्थ है, जब यहां पर इसका अपर्दन हो गया, ये छोटे छोटे सेल खंड बन गए, तो इन सेल खंडों को अपन कहेंगे अपर्दित पदार्थ। अब देखो, ये पदार्थ है, जो ये अपर्दित पदार्थ है, ये क्या होता है? अब हवा और जल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर जम जाते हैं। अपर्दित पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान किसी न किसी माध्यम से, अब ये माध्यम क्या हो सकता है? बहता पानी भी हो सकता है, हवा भी हो सकती है, समुद्र की लहरें भी हो सकती है। इनके द्वारा क्या करता है? एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर जमा हो जाता है, जिसे अपन कहेंगे निक्षेपण। तो चलो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे निक्षेपण के बारे में कराते हैं। ले लिया होगा आपने। अब देखो, जो ये अपर्दित पदार्थ होता है वो किसी न किसी माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर जम जाता है, जिसे निक्षेपण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? निक्षेपण। तो अपन ने निक्षेपण की परिभाषा भी हो गई, निक्षेपण अपर्दित पदार्थ जल, वायु, समुद्री तरंगें। अब यहां पर तरंगें की जगह अपन लहरें लिख देते हैं। लहरें के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जम जाते हैं। इसी क्रिया को निक्षेपण कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। अपर्दित पदार्थ किसके द्वारा अपर्दित हुआ? अपर्दन क्रिया के द्वारा अपर्दित हुआ। कैसे हुई? चाहे जल के द्वारा, चाहे पवन के द्वारा, चाहे हिमनद के द्वारा। अब एक पृथ्वी की जो चट्टान है छोटे छोटे कणों में विभक्त हो चुकी है, उस छोटे छोटे कणों को ही अपन ने अपर्दित पदार्थ कहा। ये अपर्दित पदार्थ जल, वायु या समुद्री लहरों, यानी कोई न कोई माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जम जाते हैं, और इसी क्रिया को अपन क्या कह देते हैं? निक्षेपण कहते हैं। तो मैं ये कह दूं कि अपर्दन और निक्षेपण से पृथ्वी के स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। निर्माण होता है। अपर्दन और निक्षेपण, अपर्दन हुआ पहले, फिर उसका क्या होगा? निक्षेपण, जिससे क्या होगा? पृथ्वी के स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए पृथ्वी के स्थलाकृतियों का निर्माण किन दो घटनाओं या किन दो क्रियाओं से होता है, तो पहले तो अपर्दन होगा, उसके बाद अपर्दित पदार्थ का क्या होगा? निक्षेपण होगा। तो इन दोनों क्रियाओं से क्या होगा? पृथ्वी के स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अब देखो आगे,
अपन यहाँ पर देखते हैं कि अपर्दन और निक्षेपण जो ये क्रियाएं होती है, जो दोनों साथ में मुख्य रूप से किससे होती है, जल से होती है। अपर्दन और निक्षेपण की जो क्रियाएं होती है सामूहिक रूप से किसके अंदर होती है, जल के अंदर। और कैसा जल, बहता हुआ जल। बहता हुआ जल अपने को कहां से प्राप्त होता है, नंबर 1 झरने से प्राप्त होता है, नंबर 2 नदी से प्राप्त होता है। झरने और नदी से, झरने को अपन क्या कह सकते हैं, जलप्रपात और नदी से अपने को बहता हुआ जल मिलता है। और यह बहता हुआ जल अपर्दन भी करता है और निक्षेपण भी करता है। अपर्दन और निक्षेपण की दोनों क्रियाएं बहता हुआ जल कर लेता है। तो इनका एक बार उदाहरण लेकर देख लेते हैं, जलों से किस प्रकार अपर्दन और निक्षेपण होता है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं झरने के बारे में। झरने को ही अपन क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं जलप्रपात। जलप्रपात, देखो जलप्रपात होता क्या है, जब नदी क्या होती है, एक खड़े ढाल वाले भाग से सीधे नीचे घाटी में गिरती है, तो वहां पर किसका निर्माण करती है, जलप्रपात का निर्माण करती है। जैसे यहां पर अपन देखते हैं, ये यहां पर क्या हो गई, खड़ी ढाल। एक ढाल तो आपने देखी होगी, इस प्रकार ढाल होती है। एक क्या ढाल होती है, सीधी खड़ी ढाल होती है। यहां से नदी बहती है, यहां से अगर बहे तो इसके अंदर क्या होगा, किसी प्रकार की तीव्रता नहीं आएगी, केवल वेग एक ही समान नीचे उतरता जाएगा। लेकिन यहां पर एकदम से यहां नीचे गिरेगा जल, और यहां पर किसका निर्माण करेगा, यहां से नदी आएगी, एकदम से नीचे गिरेगी, यहां पर वेग बहुत तेज होगा, और ये किसका निर्माण करेगी, जल प्रपात का निर्माण करेगी। ठीक है, तो ये हो गया जलप्रपात। अब क्या होता है, यहां से पहले तो नदी अपने साथ में कुछ ना कुछ अपर्दन करके पदार्थ लाती है, अपर्दित पदार्थ, और यहां पर तीव्र गति से गिरने का यहां से टकरा कर गिरेगी। यहां पे भी क्या करेगी, अपर्दन करेगी, यहां से भी अपर्दन करेगी, जहां गिरेगी वहां गर्त भी हो जाएगा, यहां से भी अपर्दन करते हुए बाहर आएगी, स्पीड बहुत तेज होगी, तो यहां पर अपर्दित करते हुए साथ में अपर्दित और निक्षेपण, ये दोनों क्रियाएं साथ में होती जाएगी। अपर्दित पदार्थ पीछे वाले जल के साथ में आगे साथ में चलता जाएगा, तो ये क्रिया लगातार निरंतर चलती जाएगी। तो जलप्रपात भी क्या हो गया, ये भी अपर्दन और निक्षेपण करता है। एक बार इसे शब्दों में अपन लिख भी लेते हैं कि जलप्रपात किसे कहते हैं। नदी जब सीधे ढाल वाले स्थान से घाटी में गिरती है तो जल प्रपात का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, जलप्रपात का निर्माण करती है। सीधे ढाल से घाटी वाले क्षेत्र में गिरती है तो जलप्रपात का निर्माण करती है। अब आपसे पूछ लिया जाए दुनिया का या विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो आप कहोगे एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। कहां पर है, ये दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला नाम के क्षेत्र में स्थित है। तो देखिए सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात लिख लो यहां पर, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, एंजल जलप्रपात। कहां पर है, दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला क्षेत्र में, दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला क्षेत्र के अंदर है एंजल जलप्रपात। इसके बाद में एक और मुख्य जलप्रपात आता है नियाग्रा जलप्रपात। ये नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है, ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में सीमा बनाता है। यहां पर देखो मैंने बीच में लाइन बना दी, ये समझ लो सीमा है, ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, केवल इस प्रकार लिखोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। नियाग्रा जलप्रपात कहां पर है, नियाग्रा जलप्रपात है तो अमेरिका के अंदर ही, लेकिन कनाडा और यूएसए का मतलब हो गया संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यानी कनाडा और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सीमा पर स्थित है। कौन सा, नियाग्रा जलप्रपात। एक और महत्वपूर्ण जलप्रपात है, उसको भी देख लो जो आपकी किताब के अंदर आया हुआ है, विक्टोरिया जलप्रपात। ये दोनों जलप्रपात तो अमेरिका के अंदर है, जो अमेरिका महाद्वीप है वहां पर है, और जो विक्टोरिया जलप्रपात है ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। कौन कौन से, एक तो जिम्बाब्वे,
और जाम्बिया, जिम्बाब्वे और जाम्बिया, ये दो राष्ट्र है। ये दोनों राष्ट्र कहाँ के राष्ट्र है? जो आपके अफ्रीका महाद्वीप है उन दोनों के ये क्षेत्र है। जिम्बाब्वे और जाम्बिया अफ्रीका महाद्वीप के राष्ट्र है, उन दोनों की सीमा बनाता है। कौन सा जलप्रपात है? विक्टोरिया जलप्रपात। ये लो अपन यहाँ पर भी सीमा लिख देते हैं जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो 3 जलप्रपातों की अपन ने बात की थी। सबसे बड़ा और विश्व का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है वो है एंजल जलप्रपात। कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला क्षेत्र के है। दूसरा है नियाग्रा जलप्रपात जो कनाडा और यूएसए की सीमा बनाता है। विक्टोरिया जलप्रपात जो जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा बनाता है। अब देखो, अब अपन आगे चलते हैं नदियों के बारे में। तो चलो पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं। आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, अब अपन आगे चलते हैं। देखो नदियां, सबसे पहले इस नदी को अपन चित्र के माध्यम से समझते हैं और उसके बाद में उसकी परिभाषाएं लिखेंगे, क्योंकि अगर आपको ये चित्र समझ में आ गया है तो परिभाषाएं तो आप खुद अपने आप ही बना लोगे। सबसे पहले अपन ने कहा था नदियां होती है वो अपर्दन और निक्षेपण करती है, लेकिन नदियों का उद्गम क्षेत्र क्या है? ज्यादातर नदियों का उद्गम क्षेत्र, जो बड़ी नदियां हैं उन सभी का उद्गम क्षेत्र अपन ने देखा है कोई ना कोई पहाड़ है। तो चलो अपन पहाड़ बना लेते हैं। नदी का उद्गम क्षेत्र हो गया पहाड़। यहां से नदी का उद्गम क्षेत्र बना देते हैं। यहां से नदी का उद्गम क्षेत्र है तो यहां से स्पीड के अंदर नदी आएगी, यानी वो तेज रूप से गिरेगी। हो सकता है झरने के रूप में ही गिरे, लेकिन जैसे ये क्षेत्र क्या हो गया? ये तो हो गया पर्वतीय क्षेत्र, और ये कौन सा क्षेत्र हो गया? ये लो अपन बना देते हैं मैदानी क्षेत्र। ये मैदानी क्षेत्र हो गया, अपन पूरा लिख देते हैं मैदानी क्षेत्र। ये जो नदी का उद्गम स्थल हो गया, यहां से ये नदी आ रही है। अब साथ में इतनी तेज गति से आएगी तो यहां से क्या लेकर आएगी? यहां से अपर्दन करते हुए आएगी, अपर्दन करते हुए आएगी। अपर्दन से क्या होगा? अपर्दित पदार्थ भी लेकर आएगी। ये लो अपर्दित पदार्थ, इसे अपन नाम दे दें क्या? अवसाद। इसे अपन ने नाम क्या दे दिया? अवसाद। अब देखो नदी है वो अपर्दन करते हुए तेज गति से नीचे आएगी। जैसे ही वो मैदानी भाग में प्रवेश करेगी, अपनी गति की तीव्रता के कारण क्या होगा? सर्पिले आकार के अंदर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तो ढाल थी, यहाँ ढाल नहीं है, लेकिन गति वो की वही है। अब इस गति के कारण यहाँ पर नदी क्या होगी? सर्पिलाकार आकार ले लेगी। ये लो सर्पिलाकार आकार इस नदी ने यहाँ पर ले लिया। ये नदी यहाँ मैदान में आते ही कौन से आकार के अंदर आ गई? सर्पिले आकार के अंदर आ गई। जो नदी बहती है, जिन दो भागों के बीच में बहती है, इनको अपन कहेंगे तटबंध। तटबंध, तटबंध क्या हो गए? बंध है तटबंध। तटबंध क्या हो गए? वो क्षेत्र जिनके बीच में नदी बहती है। अब ये नदी यहाँ पर बह रही है और किसके बीच में बह रही है? 2 तटबंधों के बीच बह रही है। एक ये तटबंध हो गया, एक ये तटबंध हो गया। इन दोनों के बीच में क्या बह रही है? नदी बह रही है। लगातार जल आ रहा है और नदी इस प्रकार बह रही है। नदी अपने साथ में क्या ला रही है? अपर्दित पदार्थ ला रही है। नदी अपने साथ में अपर्दित पदार्थ ला रही है, अपर्दन कर रही है तभी तो अपर्दित पदार्थ ला रही है। तो अपर्दन के साथ साथ ये कौन सी क्रिया कर रही है? निक्षेपण की भी तो क्रिया हो रही है। अपर्दन का मतलब तो केवल टूटना है और अपने साथ में अपर्दित पदार्थ को नीचे लाना, ये निक्षेपण हो गया। तो अपर्दन और निक्षेपण दोनों ही नदियां कर रही है। अब देखो क्या होता है, अब आ गया बारिश का समय। ये लो अपन एक बादल भी बना देते हैं जिससे समझने में आसानी होगी कि अब बारिश का समय आ गया है। जब बारिश का समय आ गया तो यहां पर क्या होगा? पानी की अधिकता हो जाएगी। जब यहां पानी की अधिकता हो जाएगी तो यहां पर भी क्या होगा? पानी की अधिकता हो जाएगी। इस पानी की अधिकता के कारण ये जल क्या हो गया? दोनों तरफ आएंगे, लेकिन मैं इधर नहीं बना रहा हूं, इधर बना रहा हूं, जिससे अपन लिखते इधर जाएंगे और बनाते इधर जाएंगे। यानी ये दोनों तरफ पानी आता है, लेकिन अपन यहां पर एक बार यही इधर बनाते हैं, समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। चलो पानी को थोड़ा थोड़ा करके अपन ने बाहर निकाल दिया। ये लो बाहर निकाल दिया। अब क्या होगा? ये मैदानी क्षेत्र है, यहां पानी बाहर आ गया। पानी ऊपर से बारिश से तेज गति से पहले ही आ रहा था और बारिश से और पानी बढ़ गया और यहां पर क्या आ गई? बाढ़। तो चलो यहां आ गई आपके बाढ़। अब ये मैदान, यहां आ गई बाढ़। अब क्या होगा? जो ये अपर्दित पदार्थ है ये तो आ ही रहा है। अब अपर्दित पदार्थ बाढ़ के कारण बाहर आ गया और पानी के साथ साथ में ये अपर्दित पदार्थ यहाँ आ गया। तो ये यहाँ पर क्या जमा हो गया? जो अपर्दित पदार्थ अवसाद वगैरह थे, जो पानी के माध्यम से लाया जा रहा था, वो सारे के सारे यहाँ पर आकर क्या हो गए? जमा हो गए। थोड़े दिन बाद में ये बादल खत्म हो गए, बारिश का समय चला गया। अब पानी वापस क्या चला गया? अंदर चला गया। तटबंधों के अंदर वापस पानी आ गया, लेकिन उसकी गति थी वापस आने की बहुत धीरे थी। इस धीरे गति के कारण ये जो अवसाद है वो यहाँ का यहीं रह गया, केवल पानी अंदर आ गया। तो ये क्या बन गया? बाढ़कृत मैदान, बाढ़ के द्वारा बनाए गए मैदान, जिसे अपन कहेंगे बाढ़कृत मैदान।
ये मैदान किस से बने हुए? आगे अपन मिट्टियों की बात करेंगे, जब वापस इसकी बात करेंगे जलोढ़ मृदा क्या होती है, ये सब बातें अपन आगे के अध्यायों के अंदर करेंगे। लेकिन अभी आप इतना ही समझो, ये बाढ़कृत मैदान है। ये बाढ़कृत मैदान किससे बने हुए हैं? बाढ़ के द्वारा बने हुए मैदान है, क्योंकि पानी तो वापस अंदर चला गया और जो अपरदित पदार्थ था, अवसाद थे, वो यहाँ पर आकर जमा हो गए। अब जो यहाँ पर ये पानी जमा हो गया और ये इस प्रकार वापस बारिश के दिनों के अलावा वापस ये अपने विसर्पाकार, तो अपन इसकी आकृति लिख दे क्या? विसर्प। ये विसर्पाकार आकृति से अपनी नदी बह रही है। अब देखो, ये तो विसर्पाकार आकृति से बह रही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये विसर्पाकार आकृति अपने आप में इतनी नजदीक आ जाती है, मैं यहां बना देता हूं, ये विसर्पाकार आकृति में बह रही है, लेकिन कभी कभी इसकी विसर्पाकार आकृति एक दूसरे के नजदीक आ जाती है। जैसे ये नजदीक आ गया, थोड़े समय के बाद में क्या होता है कि ये विसर्पाकार आकृति यहां आपस में मिल जाती है, ये आपस में मिल गई, तो एक आकृति तो यहां पर, ये विसर्प की तो विसर्प ही रही, लेकिन यहां पर एक विसर्प टूटकर अलग हो जाता है। पानी की तो भाई यहां पर पानी तो जमा ही है, पानी तो है इसके अंदर, अब नया पानी नहीं आ रहा है, लेकिन पहले पुराना पानी तो यहीं पर पड़ा है। लेकिन ये क्या होता है, इस मुख्य धारा से टूटकर अलग हो जाता है। क्यों हो जाता है? जो ये विसर्प का लूप है, ये नजदीक नजदीक आने के कारण ये क्या होता है, भाग अलग हो जाता है और यहां से विसर्प एक नया बन जाता है। इसको अपन क्या कहेंगे? ये क्या बनेगी? देखो, आपने कभी गणित के अंदर चाप काटा होगा, ये वैसे ही चाप है, तो ये हो गया चाप। चाप के बाद में ये क्या बन गई? एक जल राशि जिसमें पानी स्थिर है, तो ये बन गई झील, तो इसका नाम क्या दे दिया? चाप झील। तो वैसे यहाँ पर इसका चाप झील का निर्माण हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा गया है, चाप झील का निर्माण कौन करता है? चाप झील का निर्माण विसर्पाकार नदी ही करती है। तो यहाँ पर मैं एक चाप झील बना दूं क्या? ये लो मैंने बना दी, इसमें पानी भी रख दिया, आप यहां पर समझ जाओगे कि ये क्या है? चाप झील है। तो देखो क्या क्या बन गया, एक तो बाढ़कृत मैदान बन गया, एक चाप झील बन गया, तटबंध बन गए और विसर्पाकार आकृति हो गई। चलो और आगे चलते हैं, इस चाप झील को मैं यहां से साफ कर देता हूं। अब क्या होगा, पानी तो लगातार आगे चल ही रहा है, बारिश आ नहीं रही है तो वेग धीरे धीरे कम हो गया। यहां वेग तेज रहेगा, यहां थोड़ा कम रहेगा, यहां और कम रहेगा, यहां तक आते आते और कम हो जाएगा। अब पानी का जो ये नदी का पानी है अंतिम कहां पर जाकर मिलती है? समुद्र के अंदर मिलती है। चलो समुद्र भी बना लेते हैं, ये बना लिया अपन ने समुद्र, यहां से थोड़ा सा साफ कर देते हैं। ये लो, ये यहां पर बना लिया अपन ने समुद्र, ये लो समुद्र के अंदर अपने आ गया बहुत सारा पानी और यहीं पर आकर अपने को नदी को इसके अंदर मिलाना है। लेकिन अभी यहां पर ध्यान दो, ये जो भाग है नदी का, ये अपने साथ में क्या लेकर आती है? ये अपने साथ में लेकर आती है अवसाद। अवसाद क्या हो गया? अपरदित पदार्थ हो गए। अपन अवसाद को सीधी सी भाषा में कहें तो रेत, ठीक है ना? अब अपने को समझने में आसानी हो जाएगी, रेत लेकर आती है सर साथ में, तो चलो रेत साथ में लाती है, यहां स्पीड में होती है तो रेत आसानी से आती है, यहां तक भी आसानी से आ सकती है। लेकिन अब धीरे धीरे स्पीड क्या हो गई? बहुत धीरे हो गई। अब स्पीड यानी नदी की गति धीरे होने के कारण उन अवसादों को आगे नहीं ले जाया जा सकता, उन अवसादों को आगे नहीं ले जाया जा सकता, तो वो क्या करती है? अवसाद को छोड़ देती है। ये साथ में अवसाद लाई जरूर थी, लेकिन यहां छोड़ दिया, यहां छोड़ दिया, क्योंकि आगे इतनी नदी की गति नहीं है कि इस रेत को, अब मैं अवसाद की जगह रेत बोल रहा हूं, इस रेत को यहां पर समुद्र के अंदर ले जाए, तो वो क्या करती है? यहीं पर छोड़ देती है। अब जो यहां पर उसने रेत को छोड़ दिया, तो क्या हो गया? अपनी रास्ता दूसरा बना लिया, किनारे बना लिए, छोटे छोटे इन किनारों से बहने लग गई। ये लो, ये यहां से बहने लग गई और ये यहां से बनने लगे। अब ये क्या हो गए? यहां पर धीरे धीरे रेत का जमा होता गया, पहले थोड़ी थी अब और ज्यादा हो गई, फिर होती गई और बढ़ गई, और यहां पर क्या हो गया? थोड़ी रेत का आकार बढ़ गया। अब ये एक टीले नुमा आकृति हो गई, तो यानी नदी के बीच में ये एक क्षेत्र बन गया, जिसको अपन ने कह दिया डेल्टा। जिसको अपन ने क्या कह दिया? डेल्टा। किससे निर्मित है? नदी द्वारा लाए गए अपरदित पदार्थ या अवसादों से निर्मित है, जिनको अपन ने समझने के लिए रेत कह दिया था। इनसे क्या निर्मित हो गए? डेल्टाएं निर्मित हो गए। और ये जो नदी है, ये अपने छोटी छोटी इन नदियों के अंदर बंट गई है, इन्हें कहते हैं वितरिका। वितरिका किन्हें कहते हैं? ये छोटी छोटी जल की नदियां हैं, यानी एक नदी थी, वो अपने अवसाद को साथ नहीं ले गई, तो मिट्टी यहां छोड़ दी। अब मिट्टी कह दो, अपरदित पदार्थ कह दो, अवसाद कह दो, एक ही बात है। इनसे धीरे धीरे डेल्टा का निर्माण हो गया। अब डेल्टा के पास में ये वितरिकाएं बनाती हुई नदी इसके अंदर समुद्र के अंदर गिर गई। तो वापस देखो, एक और स्टार्टिंग से वापस समझते हैं, और बस आपने अगर ये चित्र समझ लिया तो परिभाषाएं तो आप अपने आप खुद बनाओगे। अभी देखना आप, सबसे पहले एक नदी थी, अपने उद्गम स्थान से क्या हुआ? बड़ी तीव्र गति से नीचे आई। तीव्र गति से नीचे आई तो जब मैदानी भाग में आई तो ये
अपने को अपनी विसर्प आकृति के अंदर आ गई। अब जो यहाँ से नदी आ रही है अपने साथ में अपर्दन भी क्रिया कर रही है। अपर्दन का मतलब हो गया उन शेल खंडों को थोड़ा छोटे छोटे भागों में तोड़ रही है और साथ में अपर्दित पदार्थ को भी ले आ रही है, यानी उसे निक्षेपण, यानी दोनों क्रियाएं कर रही है, अपर्दन भी कर रही है और निक्षेपण भी कर रही है। अब यहाँ पर पानी बह रहा है। अब पानी जिस ये जो जल राशि है दो तटों के बीच में बह रही है, इस तट को अपन ने क्या कह दिया, तटबंध कह दिया। अब क्या होता है यहाँ पर बारिश के दिनों में, ये एक बार वापस से बना देता हूं मैं, ये बादल आ गया। बादल आ गया मतलब क्या हो गया, बारिश का टाइम है। बारिश के समय में यहाँ पर बहुत तेज वर्षा हुई। इस वर्षा के कारण इस नदी के अंदर बाढ़ आ गई और ये बाढ़ का पानी बाहर आ गया। इधर भी आता है लेकिन अपन लिख नहीं रहे, ठीक है ना। ये तो पूरे क्षेत्र के अंदर बाढ़ आई, इधर बाढ़ आ गई। अब जब इधर बाढ़ आ गई तो ये जो अपर्दित पदार्थ है बाहर आ गया। थोड़े समय बाद में बारिश का समय चला गया तो वापस क्या हो गया, जल की राशि अंदर चली जाएगी और यहाँ पर जो अवसाद है वो जमा हुआ रह जाएगा। तो ये मैदान कौन से हो जाएंगे, बाढ़ग्रस्त मैदान हो जाएंगे। अब ये बाढ़ग्रस्त मैदान होते हैं, ये बहुत ही उपजाऊ होते हैं। उपजाऊ होने के कारण यहाँ पर कृषि बहुत अधिक मात्रा के अंदर होती है। अब आगे देखो, अब यहाँ पर जो ये विसर्प आकृति है, अब धीरे धीरे विसर्प का जो ये लूप है, ये विसर्प का जो ये लूप है एक बार क्या होता है, पास आ जाता है, समीप आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि विसर्प जितना तेज होगा लूप उतना ही समीप आएगा। इस समीप आने के कारण कई बार क्या होता है, ये चाप के रूप में कट जाता है, चाप के रूप में कट जाता है और नया विसर्पाकार आकृति बना लेता है। और ये जो चाप के रूप में कटा हुआ जल राशि है, इसे अपन क्या नाम दे देते हैं, चाप झील का नाम दे देते हैं। अब जो ये विसर्पाकार आकृति समुद्र के अंदर जाकर मिलती है, लेकिन इसकी गति, नदी की गति धीरे होने के कारण अपने साथ में जो अवसाद लाती है वो यहाँ पर बीच में जमा देती है। इस जमे हुए जल राशि, ये इस जमे हुए जो अवसाद के कारण धीरे धीरे डेल्टा का निर्माण हो जाता है और जो नदी होती है वितरिका के रूप में समुद्र के अंदर जाकर मिल जाती है। यानी डेल्टा का भी निर्माण होगा और वितरिका का भी निर्माण होगा। बात आ गई क्या समझ में। एक बार अपन यहां से जो यहां अपन ने पढ़ा है वो अपन लिखते हैं यहां परिभाषा के रूप में। सबसे पहले देखो क्या होता है कि जो ये नदी है अपने उद्गम स्थान पहाड़ी क्षेत्र से तीव्र गति से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो अपन यहां लिख सकते हैं नदी उद्गम स्थल पर्वत से तीव्र गति से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। और तीव्र गति के कारण विसर्प आकृति में मैदानी भाग में बहती है। विसर्प के कारण किस भाग में बहती है, मैदानी भाग के अंदर बहती है। क्यों, विसर्प आकृति में मैदानी भाग में क्यों बहती है, क्योंकि तेज गति से आती है और फिर यहाँ मैदान में अचानक आने के कारण इसकी जो बहने की आकृति होती है वो विसर्पाकार हो जाती है। अब देखो क्या होता है, नदी अपने साथ में अपर्दित पदार्थ लाती है, सीधा ही लिख दें, नदी अपने साथ अपर्दित पदार्थ लाती है। बाढ़ के दिनों में यह अपर्दित पदार्थ मैदानी भाग में जम जाता है, जिसे बाढ़कृत मैदान कहते हैं। ये हो गया अपने बाढ़कृत मैदान भी हो गया, यहां से बाढ़कृत हो गया, विसर्प अपने को समझ में आ गया। अब एक बार तटबंध को भी लिख लेते हैं, नदी जिन दो तटों के मध्य बहती है उन्हें तटबंध कहते हैं। भाई आपने अगर ये चीज समझ ली है तो ये परिभाषाएं बनानी बहुत आसान है। अब ये हो गया अपने तटबंध भी हो गया, मैदानी क्षेत्र हो गया, अपर्दन निक्षेपण हो गया, अपर्दित पदार्थ हो गया, नदी नीचे आ गई, विसर्प आकृति में आ गई। अब क्या बचा है, चाप झील। चलो चाप झील एक बार यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन चाप झील के बारे में भी लिख लेते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब अपन लेते हैं चाप झील।
देखो क्या होता है, चाप झील यहां ले लेते हैं, चाप झील। अपन ने क्या बताया था, ये जो विसर्प लूप है ये अपने समीप आ जाता है, पास पास आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये जो भाग है कट जाता है। तो अपन इससे क्या होता है, एक चाप झील का निर्माण होता है। तो लिख लो, विसर्प लूप के अत्यधिक पास आने से लूप मुख्य धारा से कट जाता है और यह लूप चाप झील का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, चाप झील का निर्माण करता है। यहां पर चाप झील भी हो गई। अब देखो आगे, नदी आगे अवसाद लेकर आती है, इन अवसाद को आगे नहीं ले जा सकती, तो डेल्टा का निर्माण हो जाता है। लिखिए डेल्टा, यहां पर डेल्टा क्या है, नदी द्वारा लाए अपरदित पदार्थ से डेल्टा का निर्माण होता है। नदी द्वारा लाए अपरदित पदार्थ से डेल्टा का निर्माण होता है। अब वितरिका, नदी जब छोटे छोटे धाराओं के अंदर समुद्र में गिरती है, इन छोटी छोटी धाराओं को वितरिका कहते हैं। लिख लो इसको भी, वितरिका। नदी छोटी छोटी जल धाराओं में समुद्र में गिरती है, इन्हें वितरिका कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, वितरिकाएं कहते हैं। तो अपने को बस ये चित्र याद रखना है, सभी परिभाषाएं अपन अपने आप ही बना लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।